नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सत्यार्थ जीएस एकेडमी में। मैं आलोक आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से हम संविधान की जर्नी शुरू कर रहे हैं। इसमें हम संविधान को बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ने वाले हैं। और संविधान क्यों पढ़ना चाहिए, सबसे पहला प्रश्न ये होता है। संविधान देखो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो आता ही है, लेकिन भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान पढ़ना चाहिए, क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु तक जन्म से लेकर मृत्यु तक जब तक भी हम जीवित हैं, संविधान हमें दिन ब दिन प्रतिदिन दैनिक जीवन में हमारे कार्य आता ही है। इसलिए संविधान की समझ सभी को होना चाहिए, और मैं तो कहूँगा प्रत्येक व्यक्ति को संविधान की समझ होना चाहिए। हम संविधान को इन बिंदुओं के माध्यम समझेंगे: संविधान, राज्य व्यवस्था, संविधान के प्रकार, संविधान का क्या महत्व है, महत्वपूर्ण कुछ तथ्य जो कि आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, और अंत में एक प्रश्न या दो प्रश्न होंगे जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संविधान की। संविधान क्या है? संविधान किसी भी देश का एक मौलिक नियमों का दस्तावेज होता है। क्या होता है? मौलिक नियमों का दस्तावेज। सबसे सरल परिभाषा: मौलिक नियमों का दस्तावेज, बेसिक नियम जिसके आधार पर देश चलता है, शासन बनती है, शासन की क्या शक्तियाँ होंगी और देश में शक्ति का स्रोत किसके पास होगा, जनता के क्या अधिकार होंगे, वे सारे मौलिक नियम किस में बताए हुए होते हैं? संविधान में आपके। संविधान क्या है? एक किताब है जिसमें सभी नियमों को संजोकर संग्रहित करके रखा गया है। मौलिक नियमों का दस्तावेज, स्वीट एवं छोटी सी परिभाषा। संविधान समझने के बाद राज्य व्यवस्था। अब राज्य व्यवस्था शब्द के बारे में जानते हैं। राज्य व्यवस्था, देखो इसमें दो शब्द हैं। राज्य व्यवस्था में कितने शब्द हैं? दो शब्द हैं। एक तो है राज, इससे क्या निकलता है? एक राज्य निकलता है, और दूसरा व्यवस्था, जिसे आप सिस्टम, तंत्र, जो भी आपको अच्छा लगे। अब हम राज्य किसे कहेंगे? यहाँ पर राज्य से मतलब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश ये नहीं है। तो राज्य किसे कहेंगे? संविधान में जब राज्य शब्द आए तो आप राज्य किसे कहोगे? तो उसके बारे में समझते हैं हम। राज्य हर किसी को नहीं बोल सकते। राज्य हम किसे बोलेंगे, इसके बारे में समझेंगे। राज्य के पास एक भूभाग होना चाहिए। राज्य के पास अपना क्या होना चाहिए? भूभाग होना चाहिए। उस भूभाग में जनसंख्या निवास करती हो। जनसंख्या होनी चाहिए, यानी लोग। और वहाँ पर सरकार होनी चाहिए। सरकार, या आप बोल सकते हैं वहाँ पर क्या होना चाहिए? शासन होना चाहिए। ठीक है। और क्या होना चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट, संप्रभुता। संप्रभुता, जिसके पास ये तीनों चारों चीज़ें हैं उसी को हम क्या कहेंगे? राज्य कहेंगे। राज्य कहेंगे। अब जैसे कि आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि मध्य प्रदेश हमारा राज्य है, या उत्तर प्रदेश, या राजस्थान। नहीं, ये हमारे राज्य इस परिभाषा के अनुसार नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे? देखो, मध्य प्रदेश के पास अपना भूभाग है, तो भूभाग है। जनसंख्या मध्य प्रदेश के पास, उत्तर प्रदेश के पास या बिहार के पास अपनी अपनी जनसंख्या है। क्या वहाँ पर चुनी हुई या किसी भी प्रकार की सरकार मौजूद है? तो सरकार भी है। लेकिन संप्रभुता, क्या वे सरकारें अपने अनुसार काम कर सकती हैं? सारे फैसले वे खुद ले सकती हैं? तो ये यहाँ पर बात गलत हो जाती है। जबकि हम भारत की बात करें, अपने इंडिया की बात करें तो भारत के पास अपना एक क्षेत्रफल है।
32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ओके, 32,87,000। जनसंख्या आज के आंकड़ों के अनुसार कि भाई दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या हमारे पास ही है। सरकार हमारे पास है। संप्रभुता, संप्रभुता मतलब निर्णय लेना। क्या अगर मान लो हमें कोई भी आज काम करना है, हमारी सरकार को कोई भी काम करना है, तो क्या वो किसी देश से पूछेगी, अमेरिका, ब्रिटेन, किसी से पूछेगी क्या मैं अपने देश में ये कर लूँ? मान लो हमें मेट्रो ट्रेन चलानी है अपने गुना में, तो आप ये सोचेंगे, आप ये पूछेंगे किसी से कि हम मेट्रो चलाएं या अथवा ना चलाएं? नहीं, ये हमारे आंतरिक मामले हों चाहे बाह्य मामले हों, हमें किससे दोस्ती करनी है, किससे व्यापार करना है, तो ये सारे मामलों का निर्धारण हम ही करेंगे। जैसे इसका नया एक उदाहरण हम ले सकते हैं, अमेरिका कह रहा है कि आप रूस से तेल मत खरीदो, जबकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है टैरिफ लगाने के बावजूद। क्यों? क्योंकि हम संप्रभु राष्ट्र हैं, हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हम हमारे निर्णय स्वयं ले सकते हैं। आप समझ गए होंगे, उसी को हम राज्य कहेंगे। ओके, इंडिया एक राज्य हो गया। अब राज्य को चलाने के लिए क्या चाहिए? व्यवस्था चाहिए। और किसी भी राज्य या किसी भी छोटी से छोटी संस्था को चलाने के लिए जो हमें व्यवस्था चाहिए होती है, उसमें हमें क्या चाहिए? नियम चाहिए। क्या चाहिए? नियम। नियम, एक नियम से काम नहीं चलने वाला, तो हमें बहुत सारे नियम चाहिए। बहुत सारे नियमों को हम क्या बोल देंगे? नियमों का हमारे पास बहुत सारे नियमों का संग्रह हो जाएगा। और जब आप इस शब्द पे आने वाले हो संविधान पे, जब बहुत सारे नियम हों और उनको एक साथ रखा जाए, तो हम उसी को क्या कहते हैं? मौलिक नियमों के संग्रह को हमने क्या कहा? मौलिक नियमों का दस्तावेज। उसी को हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। ओके, संविधान कहते हैं। तो आपको ये दोनों बातें स्पष्ट हो गई होंगी। संविधान क्या है? संविधान एक आधार है, जबकि राज्य व्यवस्था क्या है? राज्य व्यवस्था उस आधार पर कार्य करने वाली प्रणाली है। ओके, जैसे उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं, संविधान कहता है कि भारत में राष्ट्रपति होगा, जबकि राज्य व्यवस्था क्या कहती है कि राष्ट्रपति के क्या काम होंगे, उसका चुनाव कैसा होगा, उसका संबंध मंत्रियों से क्या होगा, क्या शक्तियाँ होंगी, ये सारी बातें राज्य व्यवस्था में होती हैं। ओके, संविधान एक फ्रेमवर्क है और फ्रेमवर्क पर कार्य करने वाली प्रणाली क्या है? राज्य व्यवस्था है। ये दोनों का गहरा नाता है और दोनों में अंतर और संबंध आप अच्छे से समझ गए होंगे। ओके, अब हम संविधान के प्रकारों की बात करेंगे। प्रकार। ओके, प्रकार। तो प्रकार के कोई ना कोई तो आधार होंगे जिन पर हम संविधान को बांट रहे होंगे। तो संविधान के दो आधारों पर हम जानेंगे। एक तो दस्तावेज, दस्तावेज के आधार पर, और दूसरा होता है राजनीतिक। सामान्यतः दो प्रकार से हम संविधान को बांटते हैं, एक दस्तावेज के आधार पर और दूसरे राजनीतिक आधार पर। ठीक है, सबसे पहले हम दस्तावेज के आधार पर संविधान के बारे में जानते हैं। इनको फिर दोबारा से दो प्रकार में बांटा है। एक लिखित संविधान और दूसरा अलिखित संविधान। लिखित संविधान क्या है? जैसे अलग अलग नियम बनाए, बहुत सारे नियम बनाए और उन नियमों को हमने एक जगह, एक बुक में, एक पुस्तक में रखा। ओके, उसे हम क्या बोलेंगे? लिखित संविधान बोलेंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप उदाहरण के तौर पर इसे देखिए, ये हमारे भारत का संविधान है। इसमें भारतीय संविधान में जितने भी नियमों को बनाया गया उनको एक ही किताब में संग्रहित किया गया। ये लिखित संविधान है। ओके, ये आपको दिख रहा होगा अच्छे से।
ठीक, लिखित संविधान। और अगर हम बात करें लिखित संविधान में, तो लिखित संविधान के कुछ उदाहरण सीधे से पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर भारत, अमेरिका, यूएसए, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। तो ये वो देश हैं, कुछ प्रमुख देश जिनके आप नाम अच्छे से जानते हैं, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर लिखित रूप में संविधान है, ठीक है, क्लियर। और अगर आपसे पूछा जाए, एक प्रश्न होता है हमेशा कि दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान, प्रथम लिखित संविधान, ओके। $1789 यूएसए, ठीक है। 1789 में दुनिया का पहला और लिखित संविधान था, वो था अमेरिका का। और भारत का संविधान भी कैसा है, एक लिखित संविधान है। आइए अब हम अलिखित संविधान के बारे में जानते हैं। अलिखित से आप क्या समझते हैं? एक बात है जो हम पहले से बचपन से जब मतलब पढ़ना सीखें तब से जानते हैं कि भाई ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, ठीक है। अलिखित से अर्थ क्या है कि कुछ भी लिखा नहीं है, उनको सारी चीज़ें याद हैं। जब बच्चा छोटा होता है, छोटे से लेकर हर एक व्यक्ति को उनका संविधान याद है, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपको थोड़ा अजीब नहीं लगता कि सारा अलिखित है और उनको याद है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो हमने क्या किया, हमारे देश में मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, मौलिक कर्तव्य हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उन सभी को इसी एक पुस्तक में लिखा गया और मूलभूत अधिकार, मूलभूत जो कर्तव्य हैं आपके, सभी इस पुस्तक में संग्रहित किए गए, ठीक है। ये उदाहरण है लिखित संविधान का। जबकि अलिखित में क्या होता है, अलिखित में जो नियम होते हैं, प्रत्येक नियम अलग अलग होते हैं, ठीक है। नियम, कानून और कुछ न्याय। न्याय से अर्थ है न्यायिक जो आदेश हैं, जो आदेश देती है कोर्ट वगैरह, उनको। तो यहाँ पर पर्यावरण के लिए अलग नियम है, अलग उसकी किताब है, ठीक है। अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो उनकी अलग किताब है, अधिकारों की अलग किताब है, कर्तव्यों की अलग किताब है। यानी कि समझ रहे हो, हमारे यहाँ पर एक ही किताब के अंदर सभी को बंद कर दिया, सभी को संग्रहित कर दिया, और यहाँ पर अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग सोर्स हैं, ठीक है। तो ये अलिखित संविधान है। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे कि अभी मैंने कहा ब्रिटेन, ये सभी को याद होगा, ब्रिटेन इसका उदाहरण है। इसके अलावा आजकल देखो लेवल बढ़ता जा रहा है परीक्षा का, तो उस दृष्टि से भी हमें पढ़ना है। तो इजराइल, ठीक है, सऊदी अरब, ओके, न्यूजीलैंड, ठीक है। ब्रिटेन, इजराइल, सऊदी अरब, न्यूजीलैंड इत्यादि और भी देश हैं, ठीक है। ये तो आप याद ही रख लेना। अलिखित संविधान आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। किसी को कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत आ रही है, कोई समस्या है, तो कमेंट बॉक्स में अपनी परेशानी लिख दें, मैं आपको जवाब अवश्य करूँगा। चलिए, दस्तावेज के आधार पर समझने के बाद हम राजनीतिक आधार पर संविधान के बारे में जानते हैं। दो प्रकार के होते हैं ये भी, एकात्मक और संघीय। एकात्मक क्या है? एकात्मक संविधान ऐसे होते हैं जहाँ पर सारी शक्तियाँ केंद्र के पास होती हैं, वहाँ पर स्टेट, राज्य वगैरह नहीं होते। एकात्मक संविधान में सभी शक्तियाँ संघ, या आप बोल सकते हो केंद्र के पास होती हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है?
शक्तियों का केंद्रीकरण। ठीक है, शक्तियों का केंद्रीकरण देखने को मिलता है एकात्मक संविधान जहां भी होता है। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम लिख देते हैं एग्जाम्पल, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चीन हमारा पड़ोसी। ठीक है, तो ये कुछ उदाहरण हैं किसके, एकात्मक संविधान। यहाँ पर एक ही संसद होती है। जैसे हम अपने देश की बात करें, क्या होता है, एक केंद्र की सरकार है, एक राज्य की सरकार है, और अपने यहाँ पर तो 3 स्तर हैं। इंडिया में कितने स्तर हैं सरकार के? 3 स्तर। एक तो होती है सेंटर संघ, दूसरी राज्य, और तीसरा स्तर भी है अपने भारत में। ठीक है, वो है लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, पंचायतें, नगर पालिकाएँ आती हैं। ठीक है, इसकी अलग से बात करेंगे। अभी यहाँ समझ लें कि एकात्मक संविधान क्या है, सभी शक्तियाँ संघ या केंद्र के पास होती हैं और एक ही प्रकार होता है वहाँ पर। ठीक है, शक्तियों का केंद्रीकरण, उदाहरण ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चीन में आप देख सकते हैं। ठीक है, चलो अब संघीय संविधान। संघीय संविधान वे संविधान है जहाँ पर शक्तियों का क्या होगा, बंटवारा, विकेंद्रीकरण। शक्तियों का विकेंद्रीकरण। ठीक है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक दिख रहा होगा। शक्तियों का विकेंद्रीकरण संघीय संविधान की आधारशिला है। ठीक है, यहाँ पर शक्तियाँ बांटी गई हैं। यहाँ पर क्या है, संघ है, संघ के पास कुछ शक्तियाँ हैं। ठीक है, संघ के बाद कुछ शक्तियाँ राज्य के पास भी हैं। शक्तियों को बांट रखा है, कुछ कानून संघ बनाएगा, कुछ राज्य बनाएगा, तो उस संविधान को क्या कहते हैं, संघीय संविधान। अब आप में से अधिकतर लोग कह रहे होंगे भैया यही है अपना। नहीं, अपना ये नहीं है। अपने संविधान में संघीय और एकात्मक दोनों ही चीज़ें, दोनों का बैलेंस है। उसको हम अलग से समझेंगे जब भारतीय संविधान की विशेषताएं समझेंगे। अभी आप समझ गए होंगे कि संघीय संविधान का अर्थ है जहाँ पर शक्तियों का बंटवारा हो रहा हो, एक स्तर से शक्तियाँ सभी तक पहुँचाई जा रही हों, तो उसे कहते हैं संघीय संविधान। इसके उदाहरण क्या हैं, यूएसए। इसके उदाहरण क्या हैं, यूएसए यानी अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये इसके अंतर्गत आते हैं। तो अब आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे कि संविधान के 2 प्रकार होते हैं, एक दस्तावेज के आधार पर और दूसरे राजनीतिक आधार पर। दस्तावेज को भी हमने अच्छे से समझा और राजनीतिक आधार पर भी अच्छे से समझा। फिर इनको दो इनके एग्जाम्पल, उदाहरण जो हैं आप अच्छे से याद रखना, एग्जाम में सीधे पूछे जाएंगे। सीधे आपसे पूछ लेगा कि भैया जापान का जो है, जापान का संविधान किस प्रकार का है, एकात्मक, संघात्मक, और 2-3 ऑप्शन और दे देगा वो कुछ भी बना के। तो आपको इसके लिए तैयार होना है। बाकी सभी को जनरल नॉलेज से भी पता होना चाहिए। अब हम संविधान के महत्व की बात करेंगे। क्या महत्व है भाई, पूरा ही महत्व है संविधान का। अगर आज हम पढ़ा रहे हैं तो वो संविधान की कहीं ना कहीं देन है। महत्व में शक्ति, शक्ति का स्रोत बताता है हमें। ठीक है, सबसे पहले हम शक्ति की बात करेंगे। देश में, इस भारत में शक्ति किसके पास होगी? ठीक है, शक्ति का स्रोत क्या है? तो वो जनता है। ठीक है, शासन की व्यवस्था, इसमें क्या आता है, शासन का कि जो है गठन, शासन का कैसे गठन किया जाए, उसकी संरचना क्या होगी,
और उसकी सीमाएं क्या होंगी। ठीक है, अगर किसी भी चीज़ की सीमाएं तय ना की जाए तो वो क्या हो जाती है, निरंकुश हो जाती है। ओके, और सरकार अगर निरंकुश हो गई तो वो लोगों के लिए सही नहीं है। ठीक, और जो नागरिक हैं, नागरिकों के अधिकार एवं उनका संरक्षण, ये सारी बातें हमें संविधान से देखने को मिलती हैं। और संविधान किसी भी देश का क्या होता है, देश का आईना होता है। संविधान देश का आईना होता है जो देश के वर्तमान, भविष्य और भूतकाल सभी को दर्शाता है। इसमें हमें सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं संविधान के द्वारा। ठीक है, इन चीज़ों को समझना कि शक्ति किसके पास होगी देश में, तो हमारे संविधान के अनुसार शक्ति जनता के पास होगी। शासन की व्यवस्था, शासन का गठन कैसे होगा, क्या संरचना होगी शासन की। शासन की 3 स्तर देखने को मिलते हैं आपको, आप सभी यहाँ ध्यान से देखेंगे। एक होता है विधायिका, विधायिका, एक होती है कार्यपालिका, और न्यायपालिका। अगर आपसे पूछें शासन की संरचना या उसके प्रकार, शासन के अंग कितने हैं, 3 होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, इनको विस्तार पूर्वक हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये बना तो दिए, इनकी सीमाएं निर्धारित करना बहुत ज़रूरी है। शासन अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ मानने लगे और लोगों का सोचे ही ना, इसलिए सीमाएं भी तय की हैं। किसने की हैं, संविधान ने ही तय की हैं। और नागरिकों को अधिकार भी दिए हैं, जैसे हमें जीने का अधिकार, हमें पढ़ने का अधिकार, जो मैं बोल रहा हूँ आज अपनी इच्छा अनुसार बोलने की स्वतंत्रता। ठीक है, ये सारी स्वतंत्रताएं। इसके अलावा हमें 6 प्रकार की अधिकार दिए हैं, आप सभी को जानकारी होगी, अगर नहीं है तो समझ लें। आगे हम अधिकारों को भी पढ़ेंगे, ये फर्स्ट क्लास है। नागरिकों को अधिकार दिए हैं, केवल अधिकार देने से कुछ होता, मैं आपसे कह दूं आपको सारे अधिकार हैं, लेकिन जब तक आप लोगों तक कोई भी अधिकार ना पहुँचे तो उसका कोई अर्थ है नहीं है। और उस अधिकार का संरक्षण भी संविधान करता है, उसमें व्यवस्था की है। अगर सोच के देखो संविधान ना हो तो कैसा होगा। हम चलते हैं, चलो प्राचीन समय में या मध्यकाल में चलते हैं, सल्तनत काल था, कोई भी राजा था अलाउद्दीन खिलजी, उसने कहा इसकी शक्ल मुझे अच्छी नहीं लग रही, इसको पकड़ लाओ, लटका दो सूली पे। तो ये क्या है, ये राजतंत्र है, उसमें कोई संविधान नहीं है, जिसकी राजा की जो मर्जी वही चलेगा। इसलिए संविधान में नागरिकों के भी अधिकार हैं। आज कोई कह सकता है कि इसकी शक्ल पसंद नहीं है, इसको फांसी पर लटका दो, सरकार कह सकती है, नहीं कह सकती। सरकार की भी सीमाएं हैं और नागरिकों को अधिकार हैं। हमें अधिकार दिया है अनुच्छेद 21 के तहत जीवन जीने का अधिकार, केवल जीने का अधिकार नहीं दिया, सम्मान पूर्वक, प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन जीने का अधिकार देता है अनुच्छेद 21। ठीक है, और देश का आईना होता है। ये बात सभी समझ गए होंगे, हमारे संविधान का महत्व बहुत बड़ा है। आज जो देश चल रहा है वो इसी पे चल रहा है। ठीक है, समझ गए होंगे। पूर्ण तथ्यों की बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे संविधान सभा ने कमेंट में आंसर करेंगे संविधान सभा का गठन कब हुआ। ठीक है, आप कमेंट में आंसर दीजिए, इसका उत्तर मैं अगली क्लास में दूंगा आपको। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949, ठीक है, इसी दिन को 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ओके, याद रखना। 26 नवंबर 1949 को क्या किया, संविधान को स्वीकार किया संविधान सभा ने।
ओके, याद रखेंगे। अब ये लागू कब हुआ पूर्णतः? 26 जनवरी, ये तो आप सभी जानते होंगे, 1950। इस दिन से संविधान लागू हुआ, और जब से संविधान लागू हुआ उस दिन से हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि उस दिन हम क्या बने? हम गणतंत्र बने। और ये गणतंत्र शब्द क्या होता है, जब हम प्रस्तावना पढ़ेंगे तब मैं आपको गणतंत्र शब्द को बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बस पढ़ना होगा, उसके लिए समझना होगा। गणतंत्र, भारत क्या बन गया इस दिन? गणतंत्र बन गया। ओके, संविधान में जो मूल संविधान था, अब उसकी कुछ बातें समझते हैं। मूल संविधान यानी इस दिन जो लागू हुआ था, वैसे क्या कहते हैं? मूल संविधान। मूल संविधान, इसमें 22 भाग 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद थे। ओके, मूल संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूची और 395, ठीक है, ये 3 हैं, 395 अनुच्छेद शामिल थे। और वर्तमान में कितने हैं? तो 22 हैं, 22 भाग, ठीक है। अभी मैं आपको 25 की कहानी बताने वाला हूँ, शांत रहिए। जिसके मन में अगर उथल पुथल होने लगा ना 22 सुन के, किसी ने 25 पढ़ा है, तो मैं सारी उथल पुथल को शांत करूँगा। 12 अनुसूचियाँ, कितनी हैं? 12 अनुसूची हो गई हैं आज की डेट में, और 395। अब कोई कहेगा कि हमने 440 पढ़े हैं, कोई कहेगा हमने 448 पढ़े हैं अनुच्छेद। ये एक्चुअल डेटा है, ठीक है। अब इसमें आपने जो पढ़ा है मैं वो बता देता हूँ, वो भी मैं बता देता हूँ, मेरा काम है बताना। देखो 25 भाग आपने, अब 25 भाग का अर्थ क्या है? अगर ऑप्शन में 22 नहीं मिलता तो 25 लगाएंगे। और क्यों लगाएंगे, और 25 क्यों पढ़ाया जा रहा है और क्यों बताया जाता है? 25 की कहानी समझो। जैसे संविधान संशोधन हुआ, जैसे एक भाग है, भाग 1, ठीक है, भाग 1, 2, 3, ओके, 4, फिर एक संविधान संशोधन होता है, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976। उसमें भाग 4 का कौन सा जोड़ दिया? 4 का जोड़ दिया। अब ये 4 ही है ना, 4 में 4 का जोड़ दिया, तो अलग से गिनते हैं ना, तो ये 25, इस तरह से 25 हो जाते हैं। और कौन कौन से जोड़ देते हैं? 9 का में क्या है? पंचायतें हैं। खा में क्या है? नगर निकाय। गा में क्या है? गांव में आपकी सहकारी समिति है, ठीक है। इस तरह से ये भाग बढ़े या नहीं बढ़े? बताओ, बढ़ रहे हैं। का, खा, गा, ये 4 भाग बढ़ गए। 7वीं जो भाग था उसको निरसित कर दिया, समाप्त कर दिया। तो क्या है, इनको काउंट नहीं किया जाता, इसलिए मैंने क्या लिखा है? मूलतः तो 22 ही हैं, ठीक है ये। और 25 क्यों है ये भी समझा दिया। अब 395 अनुच्छेद हैं। अब जैसे एक अनुच्छेद है, हम लेते हैं 243, ठीक है, 243 एक ही अनुच्छेद है ना। अब 243 अनुच्छेद में अगर हम ये किससे संबंधित है? पंचायतों से संबंधित। इसमें अगर आप देखेंगे, जब पढ़ेंगे, तो 243 ए से लेकर ओ तक पंचायतें हैं। ए से लेकर ओ तक, वो कौन से नंबर पे आता? ABCD 15 नंबर पे, यानी 15 अनुच्छेद तो ये बढ़ गए। फिर ओ से पी से शुरू होता है ZG तक, उसमें नगर निकाय के बारे में। तो इस तरह से अनुच्छेद बढ़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये है तो 243 के अंतर्गत ही, इसलिए 395 अनुच्छेद हैं। समझ गए होंगे आप, सभी समझदार हैं। और नहीं आ रहा, कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट में पूछ लें। अब
इसके बाद आपको कुछ प्रश्न मिलने वाले हैं जिनको आपका उत्तर देना है कमेंट में, ठीक है। आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम संविधान की विकास यात्रा पर चलेंगे, संविधान का विकास कैसे हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी क्लास लगी होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करना, नहीं आए तो मत करो, ठीक है। अगर पसंद नहीं आए तो मत करना, और नए लोग सब्सक्राइब करें, और अगर पसंद आई है तो आगे भी इसे शेयर करें। ये संविधान है, हमारे देश का संविधान है, इसको सभी को सीखना चाहिए। मेरी एक मुहिम है, आप मेरा साथ दें। जय हिंद।